गत सत्रे भवान कालस्य मुख्य भूतम भेदोपघेतम ज्ञातवान अस्ति यत्र भूत संहारकः कालः कलनात्मकः कालः कलनात्मक कालः अपि द्विधः कालः भवति ज्ञातवान। आज हमारा जो विषय है वो थोड़ा इससे आगे है। पिछले सत्र से संबंधित आप लोगों ने विषय वस्तु का अध्ययन कर लिया होगा। तो सूर्य सिद्धांत का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और मध्यमाधिकार के 11 छंद हम लोगों ने पढ़ लिए थे। हमने जाना था सर्व नियामकः कालः। काल क्या है? जो सभी का नियामक है। स्क्रीन दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। आप दिख रही है? हाँ दिखा हाँ हाँ अभी दिखाई दे रही है। दिखाई दी। तो जो स्थूल काल है उसका प्रयोग हम व्यवहार की गणना में करते हैं, है ना? जैसे जो हमने काल के प्रकार पढ़े थे, एक खंड काल है, एक अखंड काल है। तो अखंड काल क्या है? जिसके खंड ना किए जा सके, है ना? और खंड काल क्या है? वो खंड काल दो प्रकार का है। जिसके खंड टुकड़े। काल अभी दुधा। कौन कौन सा है वो? स्थूल काल, सूक्ष्म काल, है ना? एतत् सर्वम गत सत्रे पूर्वम पठितवान। अब क्या करना है हमको? कुछ पिछली जानकारी कर लेनी है। आप लोगों ने अध्ययन किया है कि नहीं किया? तो नाड़ी षष्ट्या किम भवति? नाड़ी षष्ट्या किम भवति? 60 नाड़ी के बराबर क्या होता है? देखिए भाई, हमारी एक कक्षा में आ रहे हैं तो अध्ययन करके ही आए, है ना? सत्यनारायण की कथा सुनने आ रहे हैं तो फिर इस कक्षा का कोई प्रयोजन नहीं है। 60 नाड़ी के बराबर क्या होता है? एक पल। 60 नाड़ी के बराबर एक नक्षत्र दिन होता है। 30 नक्षत्र दिन का एक मास हो जाता है। चलिए, तो स्क्रीन पर आप लोग क्या देख रहे हैं? स्थूल काल के विषय में, है ना? अब हमारा जो 12वां छंद है उसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं। नाड़ी षष्ट्या तु नक्षत्रम अहोरात्रम प्रकीर्तितम तत्रिंशता भवेन्मासः सावनोर्कोदयस्तथा। सावन अर्कोदयस्तथा। सावन किसको कहते हैं? सावन दिन क्या होता है उसके बारे में बता रहे हैं। नाक्षत्र दिन क्या होता है, अहोरात्र क्या होता है। तो कहा कि नाड़ी षष्ट्या तो नाक्षत्रम, 60 नाड़ी के बराबर एक नाक्षत्र दिवस होता है। ठीक है? 60 नाड़ी का मतलब 60 घटी। 60 घटी। घटी नाम नाड़ी, है ना? तो एकम नाक्षत्रम दिनम भवति। 60 घटी। 60 घड़ी। 60 घड़ी के बराबर एक नाक्षत्र दिन होता है। त्रिंशतः भवेन मासः, है ना? ऐसे 30 नक्षत्र दिन हो जाएं तो मास बन जाता है। उसको हम कहते हैं चांद्रमास। वो नक्षत्र मास कहा जाएगा। 63 दिनानाम यह समाहारः भवति। 30 दिनों का जो समाहार है ना, जो समूह है, यानी कि षष्ठी नाड़िकाम, 60 नाड़ियों के बराबर, वो एक मास है। तो हमको ज्ञात क्या हुआ? दैनंदिनम व्यवहारार्थम वयम चतुर्विध ध्यान दिनानाम प्रयोग कुर्मः। दैनिक व्यवहार में हम 4 मानों का प्रयोग करते हैं। ठीक है? वो क्या है? वो सावन दिन है, नाक्षत्र दिन है, सौर दिन है और चांद्र दिन है। जो ब्रह्म दिन है
पितृ दिन है, दिव्य दिन है, उनका प्रयोग हम व्यवहार में नहीं करते। जैसे जब हम ये बोलते हैं कि आज सोमवार है, आज भौमवार है, इस रूप में जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है हम सावन दिन कह रहे हैं। म्यूट कर लें आप सभी लोग अपने को, नहीं तो मैं कर देता हूं। तो जब हम कहते हैं कि अद्य सोमवासरः अस्ति, अद्य भौमवासरः अस्ति, अद्य गुरुवासरः अस्ति इत्यादि रूपेण यद वयं वदामः तद सावनम दिनम भवति। सावन दिन उसको हम कहेंगे, है ना। पुनः वयम अन्यस्य एकस्य प्रयोगः कुर्मः, एक दूसरे रूप का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। क्या हम कहते हैं आज प्रतिपदा तिथि है, आज द्वितीया तिथि है, आज तृतीया तिथि है, एवं वदामः यदा वयम, तो एतत् किं भवति, एतत् चांद्रम दिनम भवति, है ना। तो तिथियां कितनी हैं, 30 तिथियां हैं। तो 30 तिथियों के बराबर चांद्रमाह हो गया, ठीक है। ऐसे करके पुनः ऋतवः वर्षाणि, एतत् सर्वं संवत्सरः भवति, एतत् सर्वं सौरवर्षः भवति। तो चतुर्विध कालमानानां प्रयोगः नित्य दिने कुर्वन्ति वयं सर्वे। व्यवहार गणने अर्ह कालः, स्थूल कालः, मूर्त कालः अपि कथ्यते। तो कालस्य, काल जो है वो आखिरी नहीं है, है ना। लेकिन दैनंदिन व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं, तो जैसे हम कहें कि भाई जब प्रलय होती है तब तक जो गणना का कार्य हमको करना है ना। लेकिन उसमें भी क्या किया, हमारे सिद्धांत के जो ऋषि लोग हैं उन्होंने 9 प्रकार के कालमानों का प्रयोग किया। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, नीचे लिखा है क्या कि ब्राह्मम दिव्यम तथा पित्र्यम प्राजापत्यम च गौरवम सौरम च सावनम चांद्रम आरक्षम मानानि वै नव। नव, 9 प्रकार के कालमान हैं ये। ब्राह्ममान, दिव्यमान, पितृमान, प्राजापत्यमान, गौरवमान, गौरव कहते हैं गुरु का वर्ष। गुरु जब एक राशि का भोग कर लेते हैं, एक राशि में जितने समय तक रह लेते हैं उसको हम गौरव वर्ष कहते हैं, गुरु वर्ष कहते हैं। ये जब हम लोग मानाध्याय पढ़ेंगे सूर्य सिद्धांत का, तो वहां पर इसकी गणना कैसे विस्तार से आएगी हम उसको समझेंगे। फिलहाल हमारा विषय यहाँ पर सौर, सावन, चांद्र और आरक्षम, ये 4 मानों का है। एतत् चतुष्टयम, है ना। सौरम दिनम, सावनम दिनम, चांद्रम दिनम, आरक्षम दिनम। आरक्षम मतलब नाक्षत्रम दिनम। तो अब देखिए, अब इसको समझते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग हम दैनिक व्यवहार में करते हैं। बाकी जो काल है, ब्राह्ममान, दिव्यमान, वो सब दीर्घतम काल है। ठीक है, स्पष्ट हुआ होगा विषय आपको ये। अग्रे गच्छामः। तो नक्षत्र मान क्या है, नक्षत्र के, एक नक्षत्र के उदय से, नक्षत्रोदयात नक्षत्रोदयम यावत नक्षत्रम मानम भवति। जब एक नक्षत्र का उदय होता है, देखिए ये है क्षितिज, आप मुझको देखिए, ये क्षितिज है ना। तो क्षितिज में हम क्या देखते हैं, क्षितिज में हम सूर्योदय को देखते हैं। सूर्योदय, है ना। क्षितिज से उपरिष्ठात् रवि एवं भ्रमति प्रतिदिनम, प्रतिदिनम एवं भ्रमति। तो एतत् भ्रमति नाम अत्र क्षितिजस्य पूर्वं भागम यह अस्ति, अस्मात् नक्षत्रोदय अपि भवति। यहीं से नक्षत्र का उदय भी होता है। जैसे आप सूर्य का उदय देख रहे हैं, सूर्य उदय हुआ, फिर मध्याह्न में आया, फिर जाकर के अस्त हो गया, ऐसे ही नक्षत्र भी उदय होता है ना, जैसे सूर्य का उदय होता है। तो क्या है कि जैसे अब यहाँ अश्विनी नक्षत्र है, अगली बार जब अश्विनी नक्षत्र फिर से उदय होता हुआ हमको दिखेगा, तो उतना जो समय होगा उसी को हम कहेंगे नक्षत्र दिन। ठीक है, यानी एक नक्षत्र का जो भोग काल हुआ पूरा। तो क्षितिज के ऊपर जो हमारा खमध्य है ना, हमारा जो खमध्य है वहां पे जाता है, फिर अश्विनी नक्षत्र अस्त हो जाता है, एवं पुनः आगत्य, पुनः अश्विनी नक्षत्र से उदय होती, ऐसे तावत पर्यंतम चलता रहता है। तो एक नक्षत्र के उदय से लेकर के अगली
अगले तक के लिए जो काल है वो नक्षत्र के उदय से उस नक्षत्र के उदय तक का, उसी को हम एक नाक्षत्र दिन कहते हैं। ये 60 घड़ी के बराबर है। षष्ठी घटिका अपेक्षिता अत्र। तो फिर क्या करते हैं हम, अब दूसरा विषय आता है सावनम दिनम। सावनम नाम किम, तो कहा अर्कोदयात अर्कोदय पर्यंतम। एक बार सूर्योदय हुआ, अस्त हो गया, फिर सूर्योदय हुआ, इस बीच में जितना कालखंड बीता उसको हम कहते हैं सावन दिन, है ना। सावनो अर्कोदय तथा, ऐसा लिखा है ना। तो अश्विनी नक्षत्र के उदय से और अश्विनी नक्षत्र तक एकम नक्षत्रम दिनम भवति, एक नक्षत्र दिन होगा। वैसे ही सूर्योदय से लेकर के अगले सूर्योदय तक सावन दिन होगा। तो सावन के मान से ही हम कहते हैं कि आज सोमवार है ना। आज जो सूर्योदय हुआ और कल को जब सूर्योदय होगा, इस बीच में जो कालखंड होगा वह क्या कहलाएगा, सावन दिन कहलाएगा। तो एक सप्ताह में कितने सावन दिन हुए, एक सप्ताह में 7 सावन दिन हुए। ऐसा हम व्यवहार करते हैं। उदयाद उदयम भानु सावनम तत्प्रकीर्तितम, ऐसा भी लिखा गया कि उदय से उदय तक, सूरज के उदय से उदय तक का जो काल है वह सावन दिन है। और सिद्धांत शिरोमणि जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर आपको मिलता है ईनो द्वयांतरम सावनम दिनम कथ्यते, भास्कराचार्य ने लिखा। क्या, ईन, ईन कहते हैं सूर्य को। तो दो सूर्योदय के जो बीच का जो कालखंड है उसको भी सावन दिन कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे जब 30 सावन दिन मिल जाते हैं तब उसको क्या कहेंगे, 63 सावन दिनई एक सावन मासः भवति। तो उसको हम सावन मास कहेंगे, है ना। तो सावन दिन क्या हुआ, एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक का कालखंड। नक्षत्र दिन क्या हुआ, एक नक्षत्र से अगले नक्षत्र का बीच का कालखंड। ठीक है। अब देखिए, लेकिन नक्षत्रोदय और सूर्योदय के बीच में कुछ भेद है। तत्र भेदः अस्ति। कहा भेदः, गृहाणाम कृते पूर्वा पूर्वा गति अस्ति, किंतु नक्षत्राणाम कृते गति ही नास्ति। नक्षत्र तो स्थिर है ना। तो अब देखिए, सूर्य ऐसे उदय हुआ, उदय होता हुआ खमध्य में आया, फिर वो अस्त हो गया। यत्र एवं आगत्य एवं उदेति, पुनः कामध्य, फिर अस्त, फिर उदेति। तावत पर्यंतम षष्ठी घटिका अपेक्षिता, 60 घड़ी के बराबर हम एक अहोरात्र मानते हैं ना। लेकिन कश्चन अधिक काल अपेक्षते, कभी कभी यह काल अधिक होता है। वो जो समय है ना अधिक होने का 60 घड़ी से, वो थोड़ा बहुत ही कम है ना। सह काल अति सूक्ष्म काल, तथापि कश्चन अधिक काल अपेक्षते, तस्मात् किंचित सावनम दिनम बृहद भवति। नक्षत्र दिन की तुलना में कभी कभी जो सावन का दिन है वो बड़ा हो जाता है। लेकिन नक्षत्र जो दिन है वो कितना है, षष्ठी घटिकासु, केवलम षष्ठी घटिकासु नक्षत्रम दिनम परिसमाप्तम भवति। 60 घड़ियों में ही नक्षत्र का दिन समाप्त हो जाता है। किंतु षष्ठी घटिका अपेक्षया सूर्य गतिम आधारीकृत्य कश्चन अधिक काल, है ना। 60 घड़ी की तुलना में सूर्य की गति के आधार पर वो काल थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो सावन दिन क्या है, अब आप लोग समझ गए होंगे, है ना। सूर्योदय से सूर्योदय तक का जो बीच का कालखंड है वही सावन दिन है। अब क्षितिज क्या है, जहां से सूर्य उदय होता हुआ हमको दिखता है, जहां पर धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं पूर्व दिशा की तरफ, उसको हम क्षितिज कहते हैं। ऐसे ही पश्चिम दिशा की तरफ जहां पर धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत हो वो पश्चिम क्षितिज है। तो पश्चिमी क्षितिज और पूर्वी क्षितिज से सूरज का उदय देखते हैं हम, सूरज का चलना देखते हैं। अब सूर्य चल रहा है ना। चलते चलते सूर्य क्या होता है, मेष राशि से वृषभ को चला जाता है। मेषात वृषभम गच्छति, वृषभात मिथुनम गच्छति, मिथुनात कर्कम गच्छति, एवं प्रकारेण सूर्य से संक्रमण भवति प्रतिमा से। तदर्थम वयम संक्रांति ही वदामः, उसको हम संक्रांति कहते हैं। और ये कब होता है, ये प्रत्येक महीने 14, 15, 16 तारीख के आसपास होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, जैसे सूर्य मेष राशि में प्रवेश किया और फिर अगले महीने जैसे ही वो वृषभ में प्रवेश करेगा तब तक जो कालखंड होगा उसको हम कहेंगे सौर मास।
ठीक है। संक्रांत्या सौर उच्यते, संक्रांति का जो कालखंड है, एक राशि में जब सूर्य रहे तब हम उसको कहते हैं सौर मास। तो कितने दिन रहते हैं? 30 अंश तक, क्योंकि एक राशि का जो मान है वो 30 अंश है। तो जब सूर्य किसी राशि में प्रवेश करते हैं तभी संक्रांति होती है। तो एक संक्रांति से और अपर संक्रांति तक जो कालखंड होगा उसी को हम सौर मास कहेंगे। अब उस सौर महीने का जो 30वां भाग होगा, यानी जब सूर्य एक अंश चल चुके होंगे, उनके एक अंश का जो भोग काल होगा, तब हम उसको सौर दिन कहेंगे। ठीक है। और 30 अंश वो चल लेंगे एक राशि में, तब हम उसको सौर मास कहेंगे। तो संक्रांति द्वय मध्यवर्ती काल एव सूर्यस्य एक राशि भोग काल, दो संक्रांतियों के बीच का जो कालखंड है वही क्या है? वही सूर्य का एक राशि का भोग काल है और वही सौर मास है ना? इसमें कोई स्पष्टता आपको हो गई होगी। अब इसी प्रकार ये जो सौर मास है, कितने हैं? एक राशियां, एक राशि में 30 अंश रहे, कुल राशियां 12 हैं। तो 12 राशियों का जब भोग करेंगे उसको हम कहेंगे सौर वर्ष। कुल मिलाकर के 360 अंश। तो वर्ष शब्द से सौर वर्ष का ही विपरीत है यहां पर, ऐसा करके। अब आगे देखिए, तो ये आपको स्पष्ट हुआ होगा। नाड़ी षष्ट्या तो नाक्षत्रम अहोरात्रम प्रकीर्तितम। ठीक है, 60 नाड़ियों के बराबर जो है वो नाक्षत्र दिन है, वही अहोरात्र है। और तत्त्रिंशता भवेन मासः सावनो अर्कोदयेश तथा। ठीक, 30 दिनों का जो है वो सावन दिन हो गया। 30 दिनों के बराबर सावन दिन हुआ। 30 दिन कौन से? जो मैंने बताया था आपको, सावन दिन, एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच का कालखंड, एक अहोरात्र, वो है सावन दिन। और ऐसे 30 सावन दिन हो जाए तो वो कहलाता है सावन मास। और फिर लिखा अर्कोदय तथा, और वो कैसे होता है? वो अर्कोदय, अर्क माने सूर्य के उदय से ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नक्षत्रमान भी हो गया, चांद्रमान भी हो गया। चंद्र से संबंधितम मानम चांद्रमानम। चंद्रमा आकाश में आप देखते हैं, प्रतिपदा तिथि हो जाती है तो कहते हैं हम एक चांद्र दिवस व्यतीत हो गया। द्वितीय तिथि बीत गई तो कहते हैं 2 चांद्र दिन बीत गए। तृतीया तिथि बीत गई तो हम कहते हैं 3 चांद्र दिन बीत गए। इसी प्रकार से प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया से लेकर के अमावस्या तक का जो कालखंड है वह 30 चांद्रमानों के बराबर, 30 तिथियों के बराबर, उसी को हम चांद्र मास कहते हैं। चांद्रमास चंद्रमा का महीना है। तो चांद्र तिथि भी चांद्रमास भवति। चंद्रमा की तिथियों से ही चांद्रमास होता है। और कब से शुरू होता है? अमांताद अमांतम यावत। भास्कराचार्य ने लिखा, अमावस्या के अंत से, जब अमावस्या का अंत होगा तो क्या शुरू होगा? शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा, है ना? तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के और कहां तक? अमावस्या के अंत तक, अमांतम यावत चांद्रमास कथ्यते। तो ये चांद्रमास है। ये भी कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक, 30 तिथियों से एक चांद्रमास बना, चंद्रमा का महीना बना। ऐसे ही 12 चांद्रमास जब हो जाएंगे तब हम उसको चांद्रवर्ष कह देंगे। आगे बढ़ते हैं 13वें छंद की ओर। ऐन्दवस्तिथिस् ऐन्दवस्तिथिस्तद्वत् संक्रांत्या सौर उच्यते मासैर्द्वादशभिर्वर्षं दिव्यम तदः उच्यते। ऐन्दवस्तिथि भी, ऐन्द माने इंदु, चंद्रमा। चंद्रमा का जो महा है वो किसके कारण है? तिथि भी, तिथियों के ही कारण है। हमने जान लिया ना कि 30 तिथियों के बराबर एक चांद्रमाह होता है और 12 चांद्रमाहों के बराबर एक चांद्रवर्ष हो जाता है। तद्वत उसी प्रकार से कह रहे हैं संक्रांत्या सौर उच्यते। जब एक संक्रांति होती है तो सौर मास कहलाता है। संक्रांति यानी संक्रमण, सूर्य का एक राशि में से दूसरी राशि तक जो कालखंड है, संक्रमण है, उसी को हम सौर मास कहते हैं। और मासैर द्वादश भिर वर्षम, ऐसे ही जब 12 वर्ष हो जाते हैं तो उसको वर्ष कह देते हैं। और फिर आगे लिखा दिव्यम तदः उच्यते। इसका क्या अर्थ है? दिव्यम तद अह, तत् माने फिर, अह माने, अह कहते हैं दिन को। दिन का मतलब यहाँ पर अह और रात्र दोनों से है, दिन और रात्रि से है। तो तद अह अर्थात
पहले जो सौर वर्ष बताया गया उसी प्रकार से वो जो एक सौर वर्ष हुआ पूरा 12 सौर महीनों के बराबर, वो क्या है? वो दिव्यम, अर्थात देवों से संबंधित है। देवों का क्या है? वो अह है, अहोरात्र है। देवों का पूरा दिन रात मिला करके जैसे हमारा एक दिन है, ऐसे ही वो पूरा वर्ष सौर वर्ष जो है वो देवताओं के दिन के बराबर है। देवानाम संबंधी है ना, देवानाम अहोरात्रम है वो। और असुराणाम अपि अहोरात्रम, आगे जानेंगे आप। हमारा जो एक वर्ष है वो देवों का या असुरों का एक दिन है। दिन का मतलब एक अहोरात्र है, एक दिन और रात मिला करके। तो हमारे एक वर्ष के बराबर देवताओं का और असुरों का एक अहोरात्र होता है। अस्माकम एकम वर्षाणाम देवानाम एकम अहोरात्रम भवति। अवगतम? इति भावयामि अहम्। विस्तरेण अग्रे आगमिष्यति, मानाध्याये विस्तरेण पठिष्यन्ति भवन्तः सर्वे। अत्र संक्षेप रूपेण विषयः अस्ति, परिचयात्मक, केवलं कालस्वरूप। कोऽपि सन्देहः अस्ति प्रष्टुं शक्नुवन्ति। यहां देखिए, सुरासुराणाम अन्योन्यम अहोरात्रम विपर्ययात् तत्षष्टिः षड्गुणा दिव्यम वर्षमासुरमेव च। 14वें छंद में कह रहे हैं देवों का और असुरों की जो अहोरात्र की व्यवस्था है वो किस प्रकार से है। तो अभी हमने समझा कि हमारा जो एक सौर वर्ष है वो देवताओं का और असुरों का एक दिन है। एक दिन का मतलब जो हमारा एक 24 घंटे अहोरात्र। है ना, व्यवहार में स्थूल रूप में ऐसे समझ लीजिए, जो हमारा 24 घंटे है वो देवताओं का 24 घंटे का समय है। वो देवताओं का एक अहोरात्र है, जो हमारा एक वर्ष है। देवताओं का ही नहीं, असुरों का भी। ठीक है। सुराणाम असुराणाम च अन्योन्यम व्यत्ययासेन अहोरात्रम भवति। कैसे लिखा? हम्म। तत् षष्ठी षड्गुणा। षष्ठी का मतलब 60। षट कहते हैं 6 को। 60 को 6 से गुणा करेंगे तो 360 वर्ष मिलेगा आपको। षट गुणा दिव्यम वर्षम असुरमेव च। अब हमारे जो 360 वर्ष हो जाएंगे, सौर वर्ष, उतना मिला करके क्या हो जाएगा? देवताओं का एक वर्ष हो जाएगा। समझ गए आप? हमारे हम्म। हमारा सौर वर्ष, देवताओं का एक दिन। हमारे 360 सौर वर्ष, देवताओं का एक वर्ष। ठीक। अब देखिए, कहा कि विपर्ययात। विपर्ययात का मतलब क्या है? जो अहोरात्र की व्यवस्था है वो इस प्रकार है कि जो एक वर्ष हमारा, उनका क्या है? एक अहोरात्र है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 महीने का दिन है और 6 महीने की रात्रि है देवताओं की। तो वो कैसे है? कहा कि सुराणाम असुराणाम अन्योन्यम अहोरात्रम विपर्ययात। विपरीत क्रम से होता है। जब 6 महीने देवताओं का दिन होता है तो वही कालखंड 6 महीने असुरों की रात्रि होती है। और जब 6 महीने असुरों का दिन होता है तो वो वही कालखंड 6 महीने का देवताओं की रात्रि होती है। ठीक है। यही दिव्यम है। दिव्यम से मतलब देवताओं से संबंधित। अब ये देवताओं का 6 महीना एक दिन के बराबर, 6 महीना एक रात्रि के बराबर, ये क्या चक्कर है भाई? इसको कैसे समझा जाए? है ना। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा गोल यंत्र समझना पड़ेगा। पिछले सत्र में भी मैंने आपसे कहा था कि गोल यंत्र से संबंधित जो तथ्य हैं कि भैया जहां पर हम खड़े हैं वह स्थान क्या कहलाता है? उसको हम कहते हैं स्वस्थान। ठीक, जहां पर भी हम खड़े होते हैं। एक मिनट रुकिए जरा, इसके लिए पहले पहले समझते हैं गोल क्या चीज है ना। गोल कहते किसको है? तो पहले बताइए, बिंदु किसको कहते हैं? पॉइंट। पॉइंट क्या है? पॉइंट, बिंदु, एक ऐसी ज्यामितीय स्रोत है किसी भी ज्यामितीय रचना का
जिसकी ना कोई लंबाई है, ना कोई चौड़ाई है, ना कोई ऊंचाई है ना। तो देखिए, लंबाई है उसकी एक विमा है। अब कोई आयताकार चित्र आपने बनाया 2D किसी प्लेन में, तो वो क्या हुआ, उसमें लंबाई भी है, उसमें चौड़ाई भी है ना। तो अब वो ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है, तो ऐसी रचना क्या है, वो बिंदु है। तो बिंदु रेखा, अब बहुत सारे बिंदु खींच दीजिए, एक ही लाइन में खींचते चले जाइए, सबको मिलाइए, तो क्या बनेगा, रेखा बन जाएगी, है ना। रेखा का अनंत विस्तार, दोनों तरफ आगे पीछे कहीं भी बढ़ाइए, उसको कहेंगे रेखा। अब सीधी है तो वो सरला रेखा, और टेढ़ी मेढ़ी है तो वो वक्रा रेखा। अब क्या लिखा, बिंदु रेखा ततो वृत्तम वृत्तैर्गोलः प्रजायते, एभिर्व्याप्तम जगत तस्मात् तस्वरूपम निरूप्यते। बिंदु से बनी रेखा और रेखा यानी वक्र रेखा को मिला दिया हमने, तो बन गया वृत्त। हालांकि वृत्त की परिभाषा के विषय में गणितज्ञ लोगों ने बहुत कुछ लिखा। सर्किल, सर्किल क्या है, किसी प्लेन में बना हुआ सारे बिंदुओं का एक ऐसा सेट है जो किसी फिक्स बिंदु से निश्चित दूरी एक पर बिंदु होते पे हैं, जिसको हम समान सेंटर दूरी कहते पे। हैं, है ना। क्या कह सकते हैं इसको हम, अ सर्किल इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड सेंटर, है ना। तो केंद्र से वृत्त पर स्थित सारे बिंदुओं की जो दूरी है वो बराबर होती है, इसलिए वो क्या है, वो वृत्त है। वृत्त में उस सर्किल से उसके किसी पॉइंट को जब हम उस सेंटर से मिला देते हैं तो उसको रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। उसी त्रिज्या को आगे बढ़ा दें, है ना, अपोजिट साइड पर दूसरे बिंदु से मिला दें, तो वो डायमीटर बन जाता है, व्यास बन जाता है। व्यास। गुजरात से व्यास। हमारे बीच में व्यास जी भी है ना। और वो जो अपोजिट बिंदु है सर्किल के ऊपर, ठीक है, अब उस सेंटर के चारों तरफ का जो रास्ता है, पूरा डिस्टेंस अराउंड द सर्किल, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं परिधि। परि मतलब चारों तरफ से जिसने घेरा परिधि। सेंटर को, तो सरकमफ्रेंस है, वो परिधि है। तो ये छोटी सी बातें हैं गोल को समझने के लिए। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, जैसे आपने चूड़ी को देखा होगा, है ना, महिलाएं जो स्त्रियां चूड़ी पहनती हैं, उस एक चूड़ी में दूसरी चूड़ी को फिट कर दीजिए, ठीक। फिर वहीं पर एक चूड़ी और फिट कर दीजिए, फिर चौथी चूड़ी फिट कर दीजिए, ऐसे करके ढेरों सारी चूड़ियां फिट कर दीजिए। तो वो जो बहुत सारे वृत्तों का समाहार आपको मिल जाएगा, वो क्या बन गया, वो अब एक गोला बन गया, है ना। वो एक गोले के रूप में परिवर्तित हो गया। अब उसी गोले पर हमको पहुंचना है, वही मैं आपको ले जा रहा हूं। चलिए। जिसे हम स्क्वायर कहते हैं ना हिंदी में, सर, इंग्लिश में हाँ, सर। हाँ, स्क्वायर नहीं, वृत्त है वो, गोले को, हाँ स्फेयर, बिल्कुल बिल्कुल, स्क्वायर स्क्वायर स्फेयर, बिल्कुल स्क्वायर। ठीक। तो जो स्फेयर है ना, उसमें ढेरों सारे वृत्त हैं। चलिए, अब इसको इसको ध्यान से समझिए जरा। ये आपको सबको दिख रहा है, जी। ठीक है। पृथ्वी पर जिस स्थान पर आप खड़े हैं वो आपका स्थान है, उसको कहते हैं स्वस्थानम। क्या कहते हैं, स्वस्थानम। बस। हाँ। बीचों बीच में जिस स्थान पर भी आप खड़े हैं वो आपका स्वस्थान है। और आपके स्वस्थान से ठीक ऊपर, आपके सिर के ऊपर, वो क्या है, ऊर्ध्व खमध्य है। ऊर्ध्व मतलब ऊपर का, खमध्य माने, खा कहते हैं आकाश को, वो आकाश का मिडिल है, आपके स्थान से ऊपर की तरफ जो पार्ट कहलाता है उसको ऊर्ध्व खमध्य कहते हैं। और ठीक उसके विपरीत नीचे की तरफ अधो खमध्य होता और है ना। तो एक हुआ ऊर्ध्व खमध्य, ऊर्ध्व कहते हैं ऊपर, वो एक होता है अधो खमध्य, अधो मतलब नीचे की तरफ।
अब स्वस्थान पर जब खड़े हैं, आप अपने स्थान पर खड़े हैं, आपके स्थान से देखिए, ऐसे समझिए, ये एक कॉपी है मेरे पास, है ना, और आप यहां पर खड़े हैं, ये आपका स्वस्थान हुआ, और ठीक ऊपर आपका क्या हुआ, खमद्य हुआ। अब यहां जो खड़े हैं, यहां से खड़े हैं, सामने क्या है, सामने क्या है, पूर्व है, पूर्व के ठीक सामने क्या है, पश्चिम है ना, और इन दोनों के परपेंडिकुलर इधर क्या है, नॉर्थ है, इधर क्या है, साउथ है। ठीक, चार दिशाएं हो गई। अब उसी पर क्या करना है आपको, एक वृत्त खींच लेना है, काल्पनिक वृत्त। जहां पर आप खड़े हैं, अपने चारों तरफ एक वृत्त खींच दीजिए ऐसे करके, पूर्व से होता हुआ दक्षिण, दक्षिण से होता हुआ पश्चिम, पश्चिम से होता हुआ उत्तर। तो पृथ्वी पर जो आपने वो वृत्त खींचा है, उसको हम कहेंगे क्षितिज वृत्त। स्पष्ट हुआ आपको? क्षितिज वृत्त क्या है? पूर्व में, पूर्व आपकी पृथ्वी पर, आपकी जमीन पर पूर्व से होता हुआ चारों दिशाओं में एक वृत्त खींच लीजिए जमीन पर। ठीक है, जहां जहां क्षितिज है, जहां पर आसमान और धरती मिल रहे हैं, वहां से एक वृत्त खींच डालिए, तो बन जाएगा क्षितिज वृत्त। अब इसी क्षितिज वृत्त के ठीक परपेंडिकुलर, यानी उत्तर से और दक्षिण की ओर एक वृत्त ऐसे कल्पना कर लीजिए, है ना, ये क्षितिज वृत्त, ये तो हो गया क्षितिज वृत्त। क्षितिज वृत्त के उत्तर से दक्षिण की ओर एक वृत्त की ओर कल्पना करिए, उसको हम कहेंगे याम्योत्तर वृत्त, है ना। याम्य कहते हैं दक्षिण को, और उत्तर दिशा की ओर। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो आपने वृत्त खींचा, ठीक है, उसको कहेंगे याम्योत्तर वृत्त। अब फिर से समझिए, क्षितिज वृत्त, याम्योत्तर वृत्त, है ना। अब एक वृत्त आपको और खींचना है जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाए, उसको हम कहेंगे पूर्वापर वृत्त। ठीक है, स्पष्ट हुआ? बताते रहिएगा अगर कहीं कोई शंका है। देखिए, पहले हुआ क्षितिज वृत्त, फिर हुआ याम्योत्तर वृत्त, फिर हुआ पूर्वापर वृत्त। कितने वृत्त हो गए? तीन वृत्त हो गए, है ना। फिर इसमें डाल दीजिए एक नाड़ी वृत्त, अभी समझाऊंगा मैं आगे। नाड़ी वृत्त मिलाइए, फिर से मिलाइए क्रांति वृत्त, फिर इसमें मिलाइए उन्मंडल वृत्त। तो ये क्या बन गया आपका? एक गोल बन गया, एक गोला बन गया ये, है ना। तो यही इस गोले, जिसमें ढेरों सारे वृत्त हैं, इसका स्टडी करने के लिए, इसका अध्ययन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस गोल यंत्र का अध्ययन करते हैं। इसी से विषय हमारे स्पष्ट होते हैं। अब जो बात मैंने आपको समझाई अभी, इसको चित्र के माध्यम से मैं और स्पष्ट करता हूं। देखिए, ये स्वस्थान है जहां आप खड़े हैं, है ना। आप स्वस्थान, आपके चारों तरफ भूमि पर ये खिंचा हुआ क्षितिज वृत्त है, जहां क्षितिज लिखा हुआ है। मैं इसको पॉइंट आउट भी कर देता हूं। ये जो आप देख रहे हैं आपके चारों तरफ, ये क्षितिज वृत्त है ना। क्षितिज वृत्त है, ये पूर्व दिशा है, यहां से सूर्य उदय हुआ, यहां सूर्य छिप गया, ये पश्चिम है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण समस्थान है। दासा, दक्षिण समस्थान, उत्तर समस्थान जहां आप खड़े हैं स्वस्थान, फिर ये पूर्व समस्थान जहां से सूर्य उदय हुआ, और जहां सूर्य अस्त हुआ ये पश्चिम समस्थान। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ जो हमने वृत्त खींचा, पूर्व से सूर्य उदय हुआ, फिर ऊर्ध्व मध्य में गया आपके, और फिर धीरे धीरे वो अस्त हो गया। अस्त होने के बाद फिर सूर्य कहाँ गया? अधोख मध्य में गया, अधोख मध्य से होता हुआ पुनः वो सूर्य उदय हो गया। तो ये पूर्वापर वृत्त में आप देख रहे हैं। अब पूर्वापर वृत्त हो गया, क्षितिज वृत्त हो गया। अब उत्तर से दक्षिण की ओर एक वृत्त और खींचिए, जो पूर्वापर वृत्त के ठीक परपेंडिकुलर होगा, तो इसको हम कहेंगे याम्योत्तर वृत्त। ये है हमारा याम्योत्तर वृत्त। दक्षिण से उत्तर की ओर काल्पनिक वृत्त खींचिए, ऐसा कोई वृत्त है नहीं, लेकिन जब आप ये वृत्त खींचेंगे तो ये बन जाएगा याम्योत्तर वृत्त। ठीक है, सर जी, यहां तक विषय स्पष्ट हुआ? याज्ञोत्तर वृत्त सर जी उत्तर दक्षिण को जोड़ता है। हाँ, याम्योत्तर वृत्त है उत्तर से दक्षिण की ओर, हम्म। पूर्वापर वृत्त है पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, और क्षितिज और ये वृत्त है पूर्व जहां आप खड़े हैं।
और ये पूर्व स्वस्तिक और ये पश्चिम स्वस्तिक। हाँ, पूर्व स्वस्तिक पश्चिम स्वस्तिक अभी आएगा आगे, और ये यही है। पश्चिम स्वस्तिक। ठीक है, हम्म, हम्म। गुरुजी एक कंफ्यूजन हो रहा है। बताइए। जैसे स्वास्थान जो लिखा हुआ है वहां पे हम खड़े हैं, स्वस्थान पर आप खड़े हैं। लेकिन जब हम ग्लोब में देखते हैं तो दाएं बाएं तो हमारे पूरा पश्चिम होता है, यहाँ पे उत्तर दक्षिण है। ऐसा है, जहां जी पर आप खड़े हैं वहां से जी। पूर्व की ओर सूर्य उदय हुआ, सूर्य उदय हुआ, वहां से होता हुआ सूर्य अस्त हुआ, वहां तक एक वृत्त खींच डालिए, ये आपका पूर्वापर वृत्त है। उत्तर से अच्छा दक्षिण अर्थात। की ओर वृत्त खींचेंगे तो वो जी। याम्योत्तर वृत्त होगा। ठीक है। अच्छा, एक तरीके से कहा जाए जो ये पूर्वा परवृत्त बना हुआ है, वो एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक को मिलाने से बना हुआ है। हाँ, पूर्वापर वृत्त जो है वो सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक बीच में बनाया। बिल्कुल ठीक समझ गए आप। जी। चलिए अब आते हैं हम अपने गोल यंत्र पर। हाँ। अस्य नाम गोल यंत्रम अस्ति, यही है गोल यंत्र। क्षितिज कहाँ है इसमें? ये जो आप प्लेट देख रहे हैं पिंक कलर की, ठीक है, ये आपकी जमीन जहां पर आप खड़े हैं, ये जो वृत्ताकार एक पथ है यानी वृत्त है, यही क्षितिज वृत्त है। ये आपका क्षितिज वृत्त है। विषय कठिन तो नहीं लग रहा आपको? नहीं जी। ठीक। सर वो जो हिंदी में वर्ड्स आप कह रहे हो ना संस्कृत में, वो थोड़ा डिफिकल्ट है याद शब्द करने के नए लिए। नए तो वो आ रहे हैं हाँ, ना, डिफिकल्ट हिंदी तो के शब्द लगेगा आ रहे क्योंकि हैं। थोड़ा सा थोड़ा सा कठिन इट इज है ना? आउटपुट। हाँ कठिन है, हाँ जी हाँ जी। थोड़ा सा कठिन है, ज्यादा कठिन नहीं है। चलिए अब देखिए, ये जो पंक्ति आप देख रहे हैं, ये जो वृत्त देख रहे हैं, ये क्या है? इस पर सूर्य एक क्या राशि बोलते से दूसरी राशि, दूसरी से तीसरी राशि, तीसरी से चौथी राशि में भ्रमण करता है। इसको हम कहते हैं क्रांति वृत्त। ये क्रांति वृत्त है। ठीक है। हम्म। सर वृत्त ये ना इंग्लिश में पाथ कहेंगे हम। हम्म। अगर जो वृत्त कह रहे हैं आप, वो सर्किल। सर्किल कहेंगे या पाथ कहेंगे? सर्किल कहेंगे, सर्कुलर पाथ। ओके थैंक अहोरात्र वृत्तम, ये जहां से आप सूर्य का उदय और अस्त देखते हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये ये वाला, ठीक है, इसको हम कहते हैं अहोरात्र वृत्तम। एतद्वयम, एक ये है और एक ये है। एक ये और एक ये दोनों क्या है? अहोरात्र वृत्त हैं। अहोरात्र वृत्ते वयम सूर्योदय सूर्यास्त दृश्य, देखते हैं हम लोग, क्रांति वृत्त पर सूर्य का भ्रमण दिखाई देता है ना? अब वही बात बताऊंगा आपको कैसे एक साल देवों का एक दिन होता है। इसको समझने के लिए ही पहले आपको ये विषय वस्तु समझनी पड़ेगी। इन दोनों के बीच में, दोनों अहोरात्र वृत्त के बीच में, ये जो तीसरा वृत्त है, एतत् नाड़ी वृत्तमस्ति, ये वाला, ये नाड़ी वृत्त है। ठीक है।
ये क्या है भाई? क्षितिज वृत्त से उत्तर और नीचे गयाद है, ये वाला जो वृत्त है इसको हम कहते हैं उन्मंडल वृत्त। अगले सत्र में जब आप आएंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, रिकॉर्डिंग भी मैं भेज दूंगा, इसको बार बार देखिए आप, क्योंकि अब पूरे सूर्य सिद्धांत में ये विषय वस्तु बार बार आएगी। ठीक है? क्षितिज व्रत, उन्मंडल व्रत, क्रांति व्रत, नाड़ी व्रत, अच्छी तरह इसको बैठा लीजिए दिमाग में आप। अब गुरुजी, यहां नाड़ी तक, वृत्त की, हाँ नाड़ी वृत्त की क्या परिभाषा है, समझ में नहीं आई। आगे बताएंगे, फिलहाल समझिए ये नाड़ी व्रत है, क्या जी। परिभाषा है, क्या होता है, ये आगे समझेंगे। अभी इसको इतना समझ लीजिए, ये नाड़ी व्रत है। किनके बीच में? अहोरात्र वृत्त के बीच में, दोनों अहोरात्र वृत्त के बीच में ये नाड़ी व्रत है। ये क्रांति व्रत है, ये वाला। ठीक है? यहां पर हम सूर्य का चलन, भ्रमण देखते हैं, द्वादश राशियों का जो भ्रमण है वो क्रांति व्रत पर है। यहां हम खड़े हैं गुलाबी प्लेट पर, ये आपका स्वस्थान है। आपके स्वस्थान के चारों ओर पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर होता हुआ जो वृत्त हमने खींचा, ये क्षितिज वृत्त है। क्षितिज को मिला दीजिए अपने चारों तरफ, जहां जहां धरती आसमान मिल रहे हैं वहां पर एक कल्पना करिए कि वहां से होता हुआ हमने एक वृत्त बना दिया है इस पृथ्वी पर, वो आपका क्षितिज वृत्त है। बस आज के लिए इतना ही। इसका आप लोग अभ्यास करें। विषय से संबंधित कोई आपकी जिज्ञासा है तो आप गुरुजी, कुछ डालें।